एवरीवन, अब हम लोग नए चैप्टर का शुरू करेंगे जिसमें हम लोग एमएसएन से रिलेटेड पढ़ेंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से, जिसमें हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में पढ़ेंगे, यानी बोन से रिलेटेड जो डिजीज होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें जो डिजीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियो मतलब होता है बोन, पोरोसिस मतलब क्या होता है? पोरस। ठीक है, मतलब बोन में पोर हो जाना, छिद्र हो जाना। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। तो वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, साइन और सिम्टम्स क्या है, कॉज क्या है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और बोन जो होता है ब्रिटल हो जाता है, फ्रेजाइल हो जाता है। ब्रिटल मतलब बहुत पतला हो जाता है, और मतलब ऐसे ब्रिटल, जैसे ब्रिटल आवाज़ होता है मेटल पे आप आवाज़ करेंगे टन टन, उस टाइप की, मतलब बहुत बहुत कमज़ोर हो जाती है बोन इसमें। ठीक है, पोरोसिस इसमें छिद्र हमें नज़र आने लगती है। तो ये मोस्ट प्रिविलेंट बोन डिजीज है, सबसे ज़्यादा ये बोन डिजीज होती है इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोन डिजीज जो होती है वो होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, और इसमें एक नया वर्ड आता है ऑस्टियोपेनिया। ठीक है, ऑस्टियोपेनिया क्या होता है? ऑस्टियोपेनिया होता है कि लो बोन मिनरल डेंसिटी, BMD, यानी हमारे बोन का जो मिनरल डेंसिटी है वो कम हो जाना। ठीक है, वो कहलाती है ऑस्टियोपेनिया। मिनरल डेंसिटी कहने का मतलब कि कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट जो बोन पे रहता है, बोन किस चीज़ से बन के मिल के बना होता है? कैल्शियम और फॉस्फेट से। तो मिनरल क्या हो गया यहाँ पे कि वहाँ पे बोन के पास कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी होने लगे, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपेनिया। ठीक है, जो कि प्रिकर्सर होता है ऑस्टियोपोरोसिस का, यानी पहले हमारे शरीर में ऑस्टियोपेनिया होगी, फिर उसके बाद अगर ऑस्टियोपेनिया बढ़ते जा रही है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। ठीक है, ये प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर कहने का मतलब कि पहले ऑस्टियोपेनिया आती है, फिर उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस आती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो बोन होता है ना, हमारा जो हड्डी होती है, ठीक है, हमारा जो ये हड्डी होगी, यहाँ पे लगातार कैल्शियम बाहर निकलते रहते हैं, यानी लगातार यहाँ से कैल्शियम बाहर निकलता है और इधर से नए बोन का फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक तरफ से बोन का मिनरलाइजेशन डीमिनरलाइजेशन होते रहता है। मिनरलाइजेशन कहने का मतलब होगा, दो शब्द होता है, मिनरलाइजेशन और डीमिनरलाइजेशन। ठीक है, डीमिनरलाइजेशन होता है कि वहाँ से कैल्शियम फॉस्फेट का लगातार बाहर निकलना बोन से। ठीक है, और मिनरलाइजेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे लगातार हमारे शरीर से कैल्शियम वगैरह को बोन तक पहुँचाना। ठीक है, यानी एक तरफ बोन का डिग्रेडेशन हो रहा है, बोन का मतलब जो लेयर है वो हट रहा है, और दूसरी तरफ नए लेयर बन रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक बैलेंस तरीके में चलती है। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि जो बोन, ओल्ड बोन का रिमूवल जो है, मतलब जो पुराना बोन है वहाँ से बहुत तेज़ी से हट रहा है, और नए बोन का जो फॉर्मेशन है, नया बोन जो बन रहा है वो धीरे धीरे बन रहा है, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जो बोन हो वो होगा कमज़ोर हो जाएगा, जो हमारी हड्डी होगी वो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से तो पुराने बोन का जो लेयर है वो तो हट रहा है, लेकिन उसमें नए जो बोन का लेयर है वो नहीं जल्दी जल्दी बन पा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा हड्डी कमज़ोर होने लगेगा। तो ओल्ड बोन रिमूवल को हम लोग एक साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, सी से याद रखिए, यहाँ पे सी होती है और यहाँ पे बी होती है। जब फॉर्मेशन होता है यानी बनना क्या हो गया? ब्लास्ट। याद रखिएगा, ऑस्टियोब्लास्ट क्या होती है कि न्यू बोन का फॉर्मेशन, और ऑस्टियोक्लास्ट क्या होती है कि वहाँ पे न्यू ओल्ड बोन का रिमूवल, वहाँ से पुराने बोन का हटना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट बहुत तेज़ी से होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है, और ऑस्टियोब्लास्ट कम होता है, जिसकी वजह से हमारा बोन जो है कमज़ोर हो जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस का डेफिनेशन। ऑस्टियोपोरोसिस इज ए डिजीज दैट डिक्रीज द बोन मास, BMD बोन मास डेंसिटी को ये क्या कम कर देता है, और जिसकी वजह से हमारा बोन जो होता है वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है वो दो तरह की होती है, 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस और सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस ये मेनली जो होती है वोमेन में होती है, औरतों में सबसे ज़्यादा होती है। कब होती है औरतों में सबसे ज़्यादा? आफ्टर 51 ईयर्स। ठीक है, 51 साल के बाद ये सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? औरतों में होती है। ठीक है, तो अब ये क्यों होती है? मीनोपॉज के बाद। ठीक है, ये मीनोपॉज क्या होती है? मीनोपॉज होती है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, 45 से 51 वर्ष के बाद क्या होती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है। उसके बाद फीमेल में सबसे ज़्यादा क्या होती है? ऑस्टियोपोरोसिस के केस आने लगते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस।
ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि ऐसा क्या, आगे के लेक्चर में बताऊंगी, आप लोग बने रहिएगा कि ऐसा क्या होता है मेनोपॉज के बाद कि हमारा जो हड्डी होता है वो गलने लगता है, वो कमज़ोर होने लगता है। ठीक है, मेन में भी होता है लेकिन बहुत कम होता है मेल में। ठीक है, इसमें क्या होता है, ड्यू टू लो कैल्शियम और विटामिन डी, हमारे शरीर में ऐसा हो जाता है कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाने की वजह से प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ठीक है, अब दूसरा था सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस पहला केस था कि मेनोपॉज के बाद होगा, दूसरा केस था कि ये विटामिन डी और कैल्शियम की हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो। ठीक है, सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है वो कोई बीमारी की वजह से होती है, कोई मेडिसिन की वजह से। हम लगातार एंटी सीजरिक मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है, एंटी सीजरिक मेडिसिन फेंटोइन वगैरह मेडिसिन होती है जो कि हमारे सीजर्स, हमारे जो कन्फ्लूजन्स आते हैं, चक्कर आते हैं, उसकी कोई दवाइयाँ होती है, वो अगर हम ले रहे हैं कंटिन्यूअस बहुत लंबे समय तक, 3 महीने से ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमारे शरीर को अफेक्ट डालती है, हमारी बोन को अफेक्ट डालती है वो। ठीक है, तो हमारे बोन मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट डालती है और हमारे बोन को वो क्या कर देती है, कमज़ोर कर देती है। ठीक है, ये जो होता है सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज़्यादा मेल में होता है, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है मतलब यूज करने की वजह से होता है, या फिर बहुत सारे मेल होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक करते हैं, उनमें भी ज़्यादातर सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस होने की चांसेस रहती है। ठीक है, एक दवा है पेट्रिसोन, जो कि अगर 5 mg से ज़्यादा हम 3 महीने से ऊपर ले रहे हैं, 3 महीने से कंटिन्यूअस ले रहे हैं, तो ये भी हमारे ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनता है। ठीक है, सेकेंडरी है वो डिजीज, कोई डिजीज हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई मेडिकेशन ऐसा ले रहे हैं जो कि हमारी हड्डियों को गला रहा है, उसकी वजह से क्या होती है, सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ठीक है, अब देखते हैं रिस्क फैक्टर, इसका रिस्क फैक्टर क्या क्या है। ठीक है, किस वजह से होता है ये। तो पहला एक ये है कि जेनेटिकली क्या हो गया, कहने का मतलब कि जेनेटिक हमारे पेरेंट्स से आ रही। अब जैसे कि एशियन पीपल को सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको तो हम रोक नहीं सकते, जो एशिया में है उनमें हो सकती है। फीमेल है उसको भी नहीं रोक सकते, वो भी जेनेटिक है। फैमिली हिस्ट्री है तो भी हो सकती है। एज से रिलेटेड ये एडवांस एज में ज़्यादा होती है, मतलब 40-45 के बाद ये ज़्यादातर लोगों को होती है। ठीक है, पोस्ट मीनोपॉज आफ्टर मीनोपॉज के बाद। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब खत्म हो जाता है तो फीमेल में होती है। लो टेस्टोस्टेरोन इन मेल में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाए तो भी ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन कैसे इफेक्ट डालता है, अगर हमारा न्यूट्रिशन जो है, हमारा जो खान पान जो डाइट है, अगर उसमें कैल्शियम वाले चीज़ हम कम ले रहे हैं, विटामिन डी वाले कम ले रहे हैं, तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी ही होता है जो कि बोन को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर हम हाई फॉस्फेट ले रहे हैं, ठीक है, अगर फॉस्फेट ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे कार्बोनेटेड बिवरेज, कहने का मतलब जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, अगर हम ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं तो वो हमारे शरीर को अफेक्ट डालता है, हमारे बोन को कमज़ोर करता है। ठीक है, अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, मतलब कहने का मतलब हम बहुत बैठे बिठाए काम कर रहे हैं, हमारा शरीर मोटे होते जा रहा है, हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लो BMI, बॉडी मास इंडेक्स हमारा बहुत कम है, तो ये चीज़ हो सकती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, लाइफ स्टाइल चॉइस, हम कैफीन, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, हम अपने लाइफ स्टाइल में कैफीन ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। लैक ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट, आजकल क्या हो रहा है कि ये जो हड्डी वाली बीमारी है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अपार्टमेंट सब जगह हो गया, कहीं भी धूप नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से लोगों को हड्डी वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, अब हम मेडिकेशंस, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड कोई ले रहा है, एंटीसीजरिक मेडिसिन में होता है फेंटोइन, ठीक है, फेंटोइन, अगर कोई फेंटोइन ले रहा है, हेपरिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहा है, थायराइड हार्मोन का रिप्लेसमेंट कोई ले रहा है, तो हमें ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, ये रहा रिस्क फैक्टर, कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे साइन और सिम्टम्स। इसका साइन और सिम्टम्स तो आप लोग भी समझ सकते हो कि अगर बोन से रिलेटेड बीमारी होते थे क्या होता है कि ज्वाइंट पेन होता है, हड्डियों में बहुत दर्द होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, टेंडरनेस हो जाती है, वहाँ पे बहुत मतलब टेंडर कहने का मतलब बहुत आपको हार्ड सा महसूस होगा, टच करेंगे तो वहाँ पे गर्म भी लग सकता है। ठीक है, वार्म होता है, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, स्वेलिंग हो जाता है ज्वाइंट पे। काइफोसिस होता है कि हमारा जो पीछे थोरेक्स वाला जो रीजन है, जब हम लंबर वाला ये
स्पाइनल के बारे में पढ़ेंगे, तो जो हमारा पीछे थॉरेक्स वाला रीजन होता है वो काइफोसिस हम्प लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि ऊँट का आपने देखा होगा कि ऊपर उसका हम्प लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहता है, ऐसे हो जाता है। हमारा स्पाइन नॉर्मली ऐसे होता है, हमारा स्पाइन का शेप ऐसे होता है वर्टिब्रल कॉलम का, लेकिन इसकी वजह से हमारा जो होता है इस तरह से हो जाता है, यानी हाइट धीरे से कम हो जाएगा, क्योंकि ये वाले चीज़ अगर झुक जाएगा तो हाइट तो कम ही होगा ना, तो लॉस ऑफ हाइट होती है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहने का मतलब कि जब हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी तो हम कहीं भी थोड़े से भी नॉर्मल चेयर पे से गिर जाएंगे, बेड पे से भी गिर जाएंगे तो हमारे से फ्रैक्चर हो सकते हैं, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल वो फ्रैक्चर कहलाता है। रिस्क टू फॉल, यानी लोगों को डर होता है कि वो कहीं गिर जाएंगे, क्योंकि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, वो वेट को बियर नहीं कर पाती है, वेट को सहन नहीं कर पाती है, तो हो सकता है वो कहीं भी गिर जाए, ठीक है। अब इसका हम लोग पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, तो पैथोफिजियोलॉजी किसी भी बीमारी का, मोस्टली किसी भी, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई से अगर जो बीमारी नहीं हो रही हो तो कोई भी बीमारी का बहुत सारा कारण हो सकता है, एक कारण नहीं होता है, बहुत सारी पैथोफिजियोलॉजी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें 2-4 पैथोफिजियोलॉजी के बारे में मैंने बताया, ठीक है। मोस्टली अफेक्टेड बोन कौन सा होता है? लंबर, स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन और हिप फ्रैक्चर, ठीक है। ड्यू टू कॉज और रिस्क फैक्टर, जो भी हम रिस्क फैक्टर बताए हैं, कॉज बताए हैं, उसकी वजह से क्या होता है? बोन डिमिनरलाइजेशन होती है। बोन डिमिनरलाइजेशन कहने का मतलब कि बोन से कैल्शियम निकल के कहाँ पे चला जा रहा है? ये ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। ये डिमिनरलाइजेशन कहलाती है। जब यहाँ से निकल के कैल्शियम जब बोन के पास आता है तो इसको कहते हैं मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन, ठीक है। जब इधर की तरफ आएगा, बोन की तरफ, लेकिन जब बोन से निकल के जाएगा तो डिमिनरलाइजेशन, यानी बोन से कैल्शियम हटने लगता है, जिसकी वजह से बोन मास डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। और जो कि लीड्स करता है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी बोन जो होती है वीक हो जाती है, ठीक है, वीक हो जाती है, उससे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर भी बन जाते हैं। अब देखिए कि ऑस्टियोपोरोसिस ग्रेजुअल कोलैप्स ऑफ वर्टिब्रा, अब क्या होता है कि एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी ये सिम्टम्स आपको पता भी नहीं चलेगा, ये चीज़ हो जाती है शरीर में, ठीक है। तो हमारा जो वर्टिब्रा कॉलम है ना, ये वर्टिब्रा कॉलम है, ठीक है, ये वर्टिब्री है, ये क्या करती है? आपस में कोलैप्स होने लगती है, यानी बहुत नज़दीक आ जाती है और ऐसा हम्प लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, पीछे में ऐसा कुबड़ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, हम्प लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं काइफोसिस। अक्सर आप बुढ़ापे में ये चीज़ देखोगे कि शरीर झुक जाता है, ठीक है, तो काइफोसिस पीछे में हम्प लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब ये हम्प बन जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या होता है? एब्डोमिनल मसल्स होता है आगे की तरफ, तो ये हमारे एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स कर देता है। जब हम ऐसे हो जाते हैं, हमारा जो एब्डोमेन का मसल्स होता है वो रिलैक्स हो जाता है, तो रिलैक्स हो जाता है तो ये हमारे लंग्स को क्या करता है? कंप्रेस करता है, ठीक है। आप थोड़ा सा बस समझने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा नहीं जानना इसके बारे में। जब काइफोसिस, जब हमारे पीछे की तरफ से शरीर झुक जाता है तो हमारा जो लंग्स होता है वो कंप्रेस होने लगता है, वो उसको दबाने लगता है। जब वो दबाने लगता है तो हमें सांस लेने में भी तकलीफ होती है, पल्मोनरी इनसफिशिएंसी होने लगती है, यानी हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। अब जैसे कि तीसरा इसमें देखिए कैल्सिटोनिन, ठीक है, कैल्सिटोनिन इंक्रीज बोन फॉर्मेशन। कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है वो पहले देख लीजिए। कैल्सिटोनिन क्या करता है कि बोन फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, बोन डिस्ट्रक्शन को डिक्रीज करता है, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे बॉडी में कैल्सिटोनिन है तो ज़्यादा से ज़्यादा बोन को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। लेकिन बाय द एज, जैसे एज बढ़ता है, ज़्यादा एज होता है, या फिर किसी कारणवश कैल्सिटोनिन का जो लेवल है वो कम हो जाए हमारे शरीर में, उसका अमाउंट कम हो जाए, तो क्या होगा कि बोन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। जब बोन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा तो हमारा बोन जो होगा वो कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने पोस्ट मेनोपॉज की बात करी थी, ऐसा क्या होता है पोस्ट मेनोपॉज में वो जानिए। एस्ट्रोजन जो लेवल होती है, ठीक है, औरतों की बात कर रही हूँ, पोस्ट मेनोपॉज होती है वो औरतों में होती है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन जो लेवल जो होता है वो इनहिबिट करता है बोन ब्रेकडाउन को। इनहिबिट करने का मतलब रोकता है, यानी बोन का जो ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, बोन से जो कैल्शियम निकल के ब्लड में जा रहा है उसको ये रोकता है एस्ट्रोजन। लेकिन जब मेनोपॉज आ जाती है, मेनोपॉज के बाद यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाता है उसके बाद फीमेल की बॉडी में
क्या होती है, एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाती है। जब फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाएगी तो क्या करता है ये कि बोन का ब्रेकडाउन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब तो उसे रोकने वाला रहा नहीं हार्मोन, तो वो जो होता है ब्रेकडाउन इंक्रीज कर जाता है। आफ्टर मीनोपॉज एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से बोन का ब्रेकडाउन इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि ये रोकता था, अब तो रोकने वाला है नहीं कोई, तो ये क्या करती है, बोन ब्रेकडाउन इंक्रीज कर जाती है, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। ठीक है। अब एक चीज़ आप लोगों ने सुना होगा, पाराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, ये पाराथायरॉयड हार्मोन के बारे में मैंने इंडोक्राइन ग्लैंड जब मैंने पढ़ाया एनाटॉमी उसमें पढ़ाया है, तो आपको उसमें जाके देखना होगा कैसे कैल्शियम को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो पाराथायरॉयड हार्मोन जो होता है इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल। ये कैसे इंक्रीज करता है, ये क्या करता है कि जो भी हम खा रहे हैं ना उसमें से कैल्शियम को अब्जॉर्ब कर करके ब्लड में भेज देगा पहला। ठीक है, ये बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में भेज देगा, क्योंकि इसका काम है ब्लड में कैल्शियम को लेवल को बढ़ाना। ठीक है, तो जहाँ जहाँ कैल्शियम होता है वहाँ से कैल्शियम को निकाल के कहाँ भेज देगा, ब्लड में। यानी बोन के पास कैल्शियम है, वहाँ से कैल्शियम को निकाल के ये बोन में भेज देता है। तो जब हाइपर पाराथायरॉयडिज्म हो जाती है, जब यानी पीटीएच हार्मोन हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को निकाल के ब्लड में भेज देगा, जिसकी वजह से जो बोन के पास जो कैल्शियम रहना चाहिए उसकी कमी होने लगती है, और वहाँ पर बोन जो होता है कमज़ोर होने लगता है। ठीक है, तो डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन होती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। ठीक है, ये सारे आपको पैथोफिजियोलॉजी एक चीज़ से नहीं हो रहा, बहुत सारे हार्मोन, बहुत सारे डाइट से रिलेटेड होता है, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है। आपको बस ध्यान रखना कि एग्जाम में एक दो भी लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। अगर आपको अब तक लेक्चर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी बनाऊँ लेक्चर, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, यानी हम कैसे इसको एसेस करें, कैसे पता करेंगे कि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो रखा है। तो पहला तो हम हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री से हमें पता चलेगा कि उनको दर्द हो रही है, पेन हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है। ठीक है, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, किस चीज़ की उनके शरीर में कमी हो रही है। ठीक है, उनका पीरियड्स कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो सारी चीज़ें हमें पता करना होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हम बोन के पास टच करके देखेंगे कि वहाँ उनको दर्द हो रहा है कि नहीं, टेंडरनेस हो रखी है कि नहीं। ठीक है, एक्सरे करते हैं, सिटी स्कैनिंग करते हैं, और डेक्सा ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्मेट्री। ठीक है, तो इसको हम लोग डेक्सा के थ्रू एक लैब टेस्ट होती है, उसके थ्रू हम पता करते हैं। ठीक है, अब इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें विटामिन डी और कैल्शियम से रिलेटेड डाइट को इंक्रीज करते हैं, ताकि शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी ना हो। पेन अगर हो रहा है तो एनाल्जेसिक देते हैं, ताकि उनके पेन का कम किया जा सके। कैल्शियम सप्लीमेंट हम कैल्सिट्रॉल, कैल्सिट्रेट वगैरह मेडिसिन देते हैं, ताकि उनकी शरीर में कैल्शियम की लेवल को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो थैंक यू। और आपको अगर इससे रिलेटेड जो भी टेस्ट वगैरह है, बोन से रिलेटेड जो टेस्ट किया जाता है, अगर उसके बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बताएं, और ये भी कमेंट करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।